बेटा वॉइस आ रही है? बेटा वॉइस आ रही है? ठीक है, कमेंट्स ऑफ रखिएगा, वो एक साथ नहीं, कमेंट्स ऑफ। और ये कहते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन की एनसीईआरटी की पीडीएफ निकाल दीजिएगा। हाँ, इसमें लगेगी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। आइए बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। ठीक, तो देखो जैसे कुछ बच्चों का ये छूटा हुआ है, स्पेशली R3 बैच का। ठीक, तो बेटा आप देखिए, अगर हम इसे ऑफलाइन करते हैं तो आपका भी टाइम जाएगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा सा कंपटीशन को लेकर लॉजिकल और टैक्टिकल रहा करिए, है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑनलाइन में जो कंटेंट अपन 1 घंटे में सीखते हैं, ऑफलाइन में वही आपको लगता है 2 घंटे सीखने में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस वजह से आपका समय बचाने के लिए देखो, मेहनत यहाँ पे भी वही करूंगा और मेहनत वहां पे भी वही करूंगा, तो मेरे लिए तो दोनों बराबर है ना। पर वहां पर फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम काफी चला जाएगा, वरना फिर आप आओगे 12 बजे और छूटोगे आप 8 बजे, 12 नहीं 11 बजे, तो फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम जितने भी कठिन टॉपिक्स हैं सबको आपका लाइव करेंगे, और जो लॉलीपॉप टॉपिक है लाइक प्रोटोनेफ्रिड या दूसरा नाम फ्लेम सेल, उनकी मैं अपनी वीडियोस आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं टॉपिक पे। एक टॉपिक होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, समझिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आप गलत समझ लेते हो, क्यों काउंटर करंट मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने तो 2 छोटे-छोटे पैराग्राफ लिख दिए, लेकिन आप वो छोटे-छोटे पैराग्राफ एक्चुअली में समझिएगा, वो एक्चुअली में समरी है। क्या है? समरी। और उसको हम लोग आज डिटेल में सीखेंगे, एक्चुअली में काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। बोर्ड की तरफ देखिएगा, नाम को पकड़िए काउंटर। काउंटर का मतलब ही हो गया आमना सामना, करंट का मतलब हो गया धार। अब वो चाहे यूरिन की धार हो, चाहे बिजली की धार हो, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, चाहे एयर की धार हो, अर्थात काउंटर करंट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें धार बहेगी। अब वो धार किसी भी चीज की हो सकती है, फिल्ट्रेट की हो सकती है, ब्लड की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो धार अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, मतलब अगर एक ऊपर जा रही है तो एक नीचे। तो इतना इसके नाम से ही पकड़ में आ गया, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपका काउंटर करंट दिखेगा, अर्थात आपका ब्लड हो या फिल्ट्रेट हो, जो छन के आता है जब किडनी आपकी ब्लड को छानती है, जब किडनी आपकी ब्लड को छानती है, तो छानने के बाद जो छनौटा आता है, अर्थात छनने के बाद जो आपको माल मिलता है, वो आपका कहलाता है फिल्ट्रेट। क्लियर? अब इधर देखिएगा, जैसे कि हमें पता है किडनी में टोटल 10 लाख नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन ब्रेन में होती है, नेफ्रॉन कहां होती है? किडनी में। न्यूरॉन एक सिंगल सेल का नाम है, नेफ्रॉन में हजारों सेल होती है, नेफ्रॉन पाइप का नाम है। क्लियर? तो अब बेटा इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ, मान लीजिए यहां पर मैंने बनाया डबल वॉल्ड कप शेप्ड बॉमन्स कैप्सूल। डबल वॉल्ड क्यों बोला? डबल वॉल्ड इसलिए बोला क्योंकि इसमें टोटल दीवारें कितनी है? 2, एक ये और एक ये, तो ये हो गया आपका बॉमन्स कैप्सूल जो कि कप शेप्ड का है। उसके बाद बेटा आती है आपकी पीसीटी। पीसीटी के बाद आपका हेनले लूप, ये हेनले लूप का चौड़ा वाला पार्ट और ये हेनले लूप का पतला वाला पार्ट। अब हेनले लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते जाइएगा, हेनले लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, और ये कहलाता है आगे जाकर डीसीटी। यहां पर इतना देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? बॉमन्स कैप्सूल। नहीं पता है तो लिखेंगे, और अगर एक्सक्रीशन का फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं भी किया तो भी आपको सब समझ में आएगा। ये कहलाएगा आपका पीसीटी। ये कहलाएगा क्योंकि जब यहां पर ब्लड आएगा, ब्लड छनेगा, ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, तो सीधी सी बात है इधर नीचे जाएगा, इधर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक, ये ब्लड नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये फिल्ट्रेट है। अब समझना, ये कहलाएगा पीसीटी। इसमें फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो हम बोलेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया? नीचे। डिसेंडिंग लिम्ब, लिम्ब मतलब लंबी स्ट्रक्चर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ये कहलाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। क्लियर? भाई फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, और ऊपर जा रहा है असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और ये कहलाएगा आपका डीसीटी। ठीक, हमको पता है कि नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड आता है तो ब्लड लेकर आता है, ए से आना, ए से एफरेंट आर्टेरियोल, और एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर
पतली पतली कैपिलरीज बना लेता है, कैपिलरीज का ये जाल जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक। और अब ब्लड जब जाएगा तो ब्लड जाता है इफरेंट से। तो देखो एफरेंट आर्टेरियोल जो है, स्पेलिंग देखिएगा, AFFERENT। एफरेंट आर्टेरियोल जो है बेटा, उससे ब्लड आ रहा है और इफरेंट से ब्लड जा रहा है। ठीक, समझना, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जा रहा है। ए से एफरेंट आना, ई से एग्जिट, ई से जाना। ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी है। मैंने कहा था ब्लड में कुछ भी डालना है या ब्लड से कुछ भी निकालना है। क्या बोला? ब्लड में कुछ भी डालना है या ब्लड से कुछ भी निकालना है तो एक ही ब्लड का पाइप इस्तेमाल हुआ, दैट इज कैपिलरी। क्लियर? तो ग्लोमेरुलस वो जगह है जहां पर ब्लड की क्या होगी? छनाई। समझते जाइएगा, यहां पर ब्लड की होगी छनाई। अब देखो एफरेंट आर्टेरियोल चौड़ा है तो ब्लड आएगा ज्यादा, इफरेंट लेकिन बच्चों पतला है, ब्लड निकलेगा कम। आएगा ज्यादा, निकलेगा कम, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। क्यों प्रेशर होगा भाई? आ ज्यादा ब्लड रहा है लेकिन निकल कम पा रहा है, तो यहां पर ब्लड क्या लगा रहा होगा? प्रेशर। और उसी प्रेशर की वजह से ब्लड की क्या होगी? छनाई। और ब्लड छनकर चला आएगा किसमें? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में जो आया, अब वो ब्लड नहीं है, ध्यान रखना, वो ब्लड को छानने के बाद बना हुआ फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट अब पीसीटी से होता हुआ किधर जाएगा? हेनले लूप। एक बार किधर जाएगा? डिसेंडिंग, और एक बार किधर जाएगा? असेंडिंग। अब कायदे से देखिए, आपको पहली काउंटर करंट दिख गई है, पहली काउंटर करंट दिख गई है। काउंटर करंट आपको कहां दिखी? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेटा फिल्ट्रेट इधर नीचे, इधर ऊपर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसका मतलब पहली काउंटर करंट जो हमें दिखती है, पहली काउंटर करंट वो दिखती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ सुनते जाइएगा, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के बीच में। अब आगे देखिएगा, जो इफरेंट आर्टेरियोल का पाइप है ये आगे जाकर चारों तरफ लपट जाता है ट्यूब के। ठीक, और ये चारों तरफ जो लपटा हुआ पाइप है ये एक्चुअली में इफरेंट आर्टेरियोल नहीं है। इफरेंट आर्टेरियोल बस यहां तक कहोगे, एफरेंट आया, ग्लोमेरुलस, इफरेंट। अब जो आपका चारों तरफ लपटी हुई है ट्यूब, ये एक्चुअली में कैपिलरी है। अब तुम कहोगे सर कैपिलरी की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है भाई। क्या नेफ्रॉन भी तो सेल्स का बना हुआ है, तो नेफ्रॉन की सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इन्हीं कैपिलरी से क्या घसीट लेगी? ऑक्सीजन। चारों तरफ ट्यूब के लपटी हुई है ये कैपिलरी, इस वजह से पेरी, पेरी मतलब चारों ओर, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्लियर? अर्थात पाइप के चारों तरफ लिपटी हुई कैपिलरी। क्लियर? अब क्या करेगी नेफ्रॉन की सेल? ऑक्सीजन ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दे देगी। क्लियर? अब समझना, लेकिन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक पाइप जो होता है, मोटा कर दे रहा हूं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक पाइप बिल्कुल सीधा नीचे आता है, या पहले मैं पेरी ट्यूबुलर हटा ही दे रहा हूं, हाँ, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक पाइप, बेटा ढेर सारे पाइप थे तो कंफ्यूजन होता, बिल्कुल सीधा नीचे आएगा और बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा। ये पाइप पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का बच्चों कहलाएगा वासा रेक्टा। मतलब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी पूरे सारे पाइप को मिला के बोलेंगे, लेकिन एक पाइप जो बिल्कुल सीधा नीचे आया और सीधा ऊपर गया वो क्या कहलाएगा? वासा रेक्टा। अब ब्लड जो आ रहा होगा गौर से देखिएगा, अगली काउंटर करंट आपको देखनी है। यहां पर ये ब्लड आ रहा है, ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है और इधर ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगली काउंटर करंट आपको दिख गई, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसे डिसेंडिंग लिम्ब क्यों बोला? क्योंकि इसमें से ब्लड नीचे आ रहा है। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इनके बीच में हमें साफ साफ दिख रहा है काउंटर करंट, इधर से ब्लड नीचे आ रहा है और उधर से ब्लड ऊपर जा रहा। तो अगला हमें दिख गया काउंटर करंट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के बीच। अभी दो और काउंटर करंट दिखाता हूं मैं। अभी तो आपने फिल्ट्रेट के बीच देखा, ब्लड का और ब्लड के बीच में देखा, अब ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में देखिए। ब्लड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ऊपर जा रहा है, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है। इधर देखिएगा, फिर देखिए, ब्लड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ऊपर जा रहा है, लेकिन फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से नीचे आ रहा है। तो ये देखिए हमें तीसरी काउंटर करंट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
हेनले लूप। अगला चौथा काउंटर करंट देखिए, असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप से फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा हेनले लूप में फिल्टर रेट बहेगा, कैपिलरी में ब्लड बहेगा। असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप से फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है, वहीं पर डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा से ब्लड नीचे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। पहले देखा फिल्ट्रेट के बीच में, फिर देखा ब्लड के बीच में, फिर ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में। तो ये देखिए हमें चौथी काउंटर करंट असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप और डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा के बीच में, असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप एंड डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। तो हमें टोटल काउंटर करंट कितनी दिखी? 4। दिमाग लगाइए एक बार, डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। इधर देखो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप और असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, इसमें काउंटर करंट किसके किसके बीच दिख रही? फिल्ट्रेट के बीच में। डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा और असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, इसमें काउंटर करंट किसके बीच दिख रही? ब्लड के बीच में। इसके बाद बेटा डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप और असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में। चौथी अपोजिट धार कहां दिख रही है? काउंटर करंट कहां दिख रही है? असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप और डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, फिल्ट्रेट और ब्लड के बीच में। यहां तक बात एकदम क्लियर है? आपको पहले बताइए 4 काउंटर करंट दिख गई? मैं कमेंट सेक्शन खोल रहा हूं, मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर रहा हूं। बेटा 4 काउंटर करंट दिख गई? बेटा 4 काउंटर करंट दिख गई? जल्दी बताइए बेटा, कमेंट सेक्शन ओपन है। आपको 4 काउंटर करंट दिख गई? बच्चों जल्दी बताइए। सभी लोग एक एक बार कमेंट करिएगा बस। कमेंट करिए बेटा। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए, काउंटर करंट आपको दिख गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले का, फिर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बेटा आगे बात करते हैं। थोड़ा अच्छे से समझिएगा कहानी क्या है। असल में एक यूनिट होती है मोलैरिटी, आप सब लोग जानते हो कि मोलैरिटी, पर आपने एक यूनिट का नाम नहीं सुना होगा, ऑस्मोलैरिटी। मोलैरिटी अलग है, ऑस्मोलैरिटी अलग है, दोनों में डिफरेंस बहुत आराम से सीखेंगे। इधर देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी हम सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ये तो सबको पता है। एक मोल क्या होता है? 6 × 10⁻23। अगर इतनी संख्या में कोई भी चीज है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक मोल। अब मोलैरिटी के बाद
अगला नंबर आता है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मोलैरिटी के ही छोटे भाई हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स है तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। मोल तो हम लोग जानते हैं, अब ये ऑस्मोल क्या है ये समझिएगा अच्छे से। देखिए ऑस्मोल क्या होता है। मान लीजिए आप पानी में नमक डालते हैं, ठीक, NaCl डालते हैं। मैंने पानी में डाला NaCl। NaCl पानी में डालते ही आपने 1 मोल NaCl लिया है। कितना? 1 मोल। NaCl जैसे ही आपने पानी में डाला, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। जो अभी तक एक पार्टिकल था दैट इज NaCl, अब वो टूट के कितने पार्टिकल बन गए? 2, Na प्लस और Cl माइनस। तो जितने पार्टिकल बनते हैं वो हो जाता है ऑस्मोल। बात खत्म, ठीक। अगर आपने 1 मोल NaCl डाला तो एक मोल Na प्लस बना और 1 मोल Cl माइनस बना। तो जितने पार्टिकल बने, टोटल पार्टिकल कितना बना? 2, ठीक है। लेकिन अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 2 ऑस्मोल। क्लियर है? ऐसे अगर आप CaCl2 लो, CaCl2 लोगे, मान लो 1 मोल CaCl2 ले लिया तो 1 मोल बनेगा कैल्शियम आयन, 1 मोल बनेगा, 2 मोल बनेंगे क्यों? क्लोराइड के 2 पार्टिकल्स हैं, 2 मोल बनेंगे Cl माइनस आयन। दोनों को जोड़ दो, नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल जितने बनेंगे उन्हें ऐड कर दो, तो यही क्या बन जाएगा? ऑस्मोल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 ऑस्मोल। एकदम क्लियर? यहां तक क्लियर है? आइए अब देखते हैं। इधर देखिएगा, मान लीजिए आपने 1 मोल NaCl लिया, ठीक, 1 मोल NaCl लिया था, अभी देखा था ऑस्मोल कितना बना था? 2 ऑस्मोल पर लीटर, ठीक। क्लियर है? अरे पार्टिकल 2 बन जाएंगे ना, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। आपने 2 मोल NaCl लिया, 2 मोल NaCl जब अलग होगा तो 2 मोल Na प्लस 2 मोल Cl माइनस, टोटल कितना? 4 ऑस्मोल पर लीटर। 3 मोल लिया NaCl तो 3 मोल Na प्लस 3 मोल Cl माइनस, 6 ऑस्मोल पर लीटर। तो आप गौर से देखिए, इधर आप मोलैरिटी बढ़ा रहे हैं, उधर ऑस्मोलैरिटी बहुत तेजी में बढ़ रही है, ठीक है। और मोलैरिटी बढ़ा रहे हो, जब नमक और डालोगे तो गाढ़ापन बढ़ेगा या घटेगा? गाढ़ापन बढ़ेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, सॉल्यूशन का गाढ़ापन बढ़ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक सिंपल सी बात सुनना, और ये बात जैसे ही खत्म होगी, बड़ी सरल बात। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट कठिन नहीं होता है, कितना भी कठिन कॉन्सेप्ट हो, कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, सरल बातों में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट कठिन नहीं होता है, वो उसका बेस तैयार हो जाए बस आपका। अब एक बेसिक बात समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहां पर शरबत लिया, ठीक है, ये मैंने शरबत लिया, ठीक। आपको मैंने कहा इस शरबत को चाशनी में बदलना है। चाशनी मतलब गाढ़ा, जिसे तुम शीड़ा भी बोलते हो, पर चाशनी की स्पेलिंग आसान है, इस वजह से मैं चाशनी लिखूंगा। शरबत को चाशनी में बदलना है, मतलब शरबत को गाढ़ा करना है। तो हम 2 चीज कर सकते हैं। पहला, या तो इसके अंदर से पानी निकाल दें तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, या तो पानी निकाल दें, दूसरा, या तो चीनी डाल दें, चीनी डाल दें। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई? चीनी डालोगे तो भी गाढ़ा होगा, पानी निकालोगे तो भी गाढ़ा होगा। अब मान लो ये शरबत नहीं है, ये है आपका चाशनी, गाढ़ी, ठीक। और मैंने कहा चाशनी को शरबत में बदलना है। बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए क्या करोगे? या तो चीनी निकाल दो तो चाशनी पतली हो जाएगी, चीनी निकाल दो, या तो पानी डाल दो, तब डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर ये साधारण सी बात आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म
आ गई, कंप्लीट आ गई। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर तो हो ही जाएगा लेकिन पूछना पड़ता है। जल्दी बताओ बेटा। सभी लोग कमेंट कीजिए। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लीन। जल्दी कमेंट कीजिए। सोहेल क्या दिक्कत है? सोहेल दिक्कत बताओ बेटा। क्लियर है? अच्छा ये दिक्कत है, नींबू भी डाल के बताइए। अच्छा अच्छा बेटा, पढ़ाते हो कोई फालतू बात नहीं। अच्छा क्लियर है सोहेल? ठीक है सोहेल, चलिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, सब लोग लाइक कर दो भैया। आइए अब बातें करते हैं, समझिएगा अब आगे। लेट्स स्टार्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं किडनी की, तो किडनी हो या कोई भी भरा हुआ अंग हो, उसका बाहर वाला रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीजन कहलाता है मेडुला। जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला? जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते हैं तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है, मतलब घनत्व तो बढ़ता जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, पूरा लिखे तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, वहीं पर मेडुला में एकदम अंदर साइड जाओगे, बिल्कुल इनर मेडुला, मेडुला को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये वाला आउटर हो गया, ये वाला इनर हो गया, तो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। बेहद गाढ़ा हुआ। गाढ़ेपन का अंतर कितने गुना हुआ जल्दी बताओ? 300 से 1200 में गाढ़ेपन का अंतर कितना हुआ? 4 गुना। अरे 312, याद रखना मिली ऑस्मोल पर लीटर है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ना कि मोल पर लीटर या ऑस्मोल पर लीटर। मिली को ध्यान रखना बेटा, मिली इंपॉर्टेंट है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ऐसा नहीं कि 300 से सीधे 1200 हो गई, 300, 301, 302, 303, 399, 400, 401, 600, 610, 620, ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे 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 कितना हो गया? 1200। तो बताओ यहां पर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अंग्रेजी का शब्द है, ग्रेडियंट अंग्रेजी का शब्द है, ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। यहां पर कंसंट्रेशन का अंतर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, 300 से कितना हो गया? 1200। अब अगर मैं किडनी को ऐसे लिटाल दूं, हाथ देखो मेरा, अगर मैं किडनी को, अगर इस बोर्ड में होता होगा तो मजा आ जाएगा, अगर किडनी को मैं हाँ हो गया, मैं ऐसे लिटाल दूं, देखिएगा अच्छे से, तो कॉर्टेक्स ऊपर की तरफ हो गया, मेडुला नीचे की तरफ हो गया, कॉर्टेक्स आउटर मेडुला इनर मेडुला। ठीक, अब इसी डायग्राम को मैं बनाने वाला हूं, बोर्ड की तरफ देखिएगा। सबसे पहले डबल वॉल्ड कप शेप्ड बॉमन्स कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद हेल्लेलो। पहले डिसेंडिंग की असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिल्ट्रेट क्यों किधर जा रहा है? नीचे। अब आगे जाने के बाद डिसेंडिंग वाला क्या हो जाएगा? पतला। असेंडिंग वाला शुरू में पतला होगा, बाद में क्या हो जाएगा? मोटा। उल्टा है, डिसेंडिंग वाला नीचे जाते वक्त मोटा, ऊपर की तरफ पतला, नीचे जाते वक्त पतला हो जाएगा, और असेंडिंग वाला नीचे से पतला लेकिन ऊपर से मोटा। और ये हो गई आपकी डीसीटी।
और एक पाइप होता है, इस पाइप को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब समझना, ब्लड किडनी में कौन लेके आया था? एफरेंट आर्टेरियोल, जो कि आगे जाकर पतले पतले पाइप्स के गुच्छे बना लिए थे, जिसे हमने बोला था ग्लोमेरुलस। क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। और उसके बाद पतला पाइप निकला एफरेंट आर्टेरियोल, जो बिल्कुल सीधा नीचे आता है और बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब सुनो मेरी बात। अब ये मैंने बना दिया डॉट 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 कॉल्टेक्स। ठीक है, और ये पूरा हो गया मेडुला, ये हो गया आउटर मेडुला, ये हो गया इनर मेडुला। यहां की ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स कितनी बताई थी? 300। 300 से बढ़ के मान लो यहां पर हो गई 600, यहां पर हो गई 900, यहां पर हो गई 1200। ठीक, आराम से समझिएगा। अब जब यहां पर, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल पतला है, एफरेंट आर्टेरियोल मोटा है, एफरेंट वाला पतला है, यहां पर क्या होगी? छनाई। जब यहां पर होगी छनाई, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? फिल्ट्रेट। याद रखना, यहां पे फिल्ट्रेट बोलते हैं। पहली बार यूरिन शब्द का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। अब फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, फिल्ट्रेट की लेकिन अभी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 300। अब याद रखना, फिल्ट्रेट हमेशा चाहेगा कि उसके अगल बगल जो खाली जगह है, खाली जगह को अंग्रेजी में इंटरस्टिशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियम। जो इसके अगल बगल खाली जगह है, जितना उसका घनत्व हो उतना ही फिल्ट्रेट का भी घनत्व हो जाए, क्योंकि फिल्ट्रेट को वहां से गुजरना है। अब गौर से देखना, फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है। जब फिल्ट्रेट नीचे आया, मान लो यहां पर है, और यहां पर मान लो ऑस्मोलैरिटी है 310, तो फिल्ट्रेट भी चाहेगा 310 कर ले। अब जब फिल्ट्रेट आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके अगल बगल घनत्व बढ़ रहा है कि घट रहा है? घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? घनत्व बढ़ रहा है, 300 से 1200। अब घनत्व बढ़ रहा है, फिल्ट्रेट मात्र 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का था, अगल बगल घनत्व बढ़ रहा है। और अगर घनत्व बढ़ रहा है, मतलब शरबत को चाशनी बनाना है, और शरबत को चाशनी बनाने के मेरे पास तरीके कितने थे भैया? 2। या तो पानी निकाल दो, या तो चीनी डाल दो। यहां चीनी की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे नमक, दैट इज NaCl। या तो पानी निकाल दो भाई, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 300, अगल बगल बढ़ रही है, मतलब फिल्ट्रेट अपना घनत्व बढ़ाना चाहेगा। कितना बढ़ाना चाहेगा? 1200 तक ले जाना चाहेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। तो भाई फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कम, अगल बगल की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, तो शरबत को चाशनी कब बनाओगे? जब पानी या तो निकाल दो या तो चीनी डाल दो। अब लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप होता है, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, इससे NaCl क्रॉस नहीं कर सकता इसको, लेकिन पानी क्रॉस कर सकता है। तो मतलब NaCl क्रॉस कर नहीं सकता, लेकिन पानी आर पार जा सकता है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम पानी के साथ खेल सकते हैं, नमक के साथ अर्थात चीनी के साथ हम नहीं खेल सकते। तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था या तो पानी निकाल दे, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट फिर बैठ जाएगा, क्योंकि नमक का आदान प्रदान नहीं हो सकता। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप नमक के लिए इम्परमिएबल है, अर्थात नमक आर पार नहीं जाएगा। तो अब इधर देखो बेटा, जब फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? भाई डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप हमने बोला इससे पानी आर पार जा सकता है, नमक नहीं जा सकता। तो पानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से निकलेगा। यहां पर क्या निकलेगा? पानी। जैसे जैसे नीचे जाएगा, फिल्ट्रेट से पानी निकलता जाएगा, फिल्ट्रेट और गाढ़ा होता जाएगा। और जब फिल्ट्रेट बिल्कुल यहां पहुंचेगा, तो फिल्ट्रेट का घनत्व कितना हो गया होगा? 1200। एकदम क्लियर है बात? एकदम क्लियर है बात? ठीक। अब फिल्ट्रेट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिल्ट्रेट 1200 से वापस क्या होना चाहेगा? 300। पहले घनत्व बढ़ाया, 300 से क्या किया? 1200। अब घनत्व घटा रहे हैं, 1200 से वापस क्या कर रहे हैं? 300। मतलब 1200 से 300 घनत्व कर रहे हैं, घनत्व कम कर रहे हैं, मतलब चाशनी से शरबत बना रहे हैं। चाशनी से शरबत बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, या तो चीनी निकाल दो या तो पानी डाल दो। लेकिन
गजब बात यह है कि जिस चीज के लिए डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल था, असेंडिंग उसके लिए परमिएबल नहीं होता, पानी इससे आप आर पार नहीं जा सकता है। और जिस चीज के लिए डिसेंडिंग परमिएबल नहीं होता, असेंडिंग उसके लिए परमिएबल होता है। खेल उल्टा है। तो मतलब हम यहां पर NaCl के साथ खेलेंगे कि पानी के साथ? NaCl के साथ। ठीक है, इधर देखो बेटा, अब समझिएगा, चाशनी से शरबत बनाना है, पानी के साथ खेल ही नहीं सकते, तो पानी डालने वाला खेल हटा दो। चीनी के साथ खेलेंगे, यहां पर चीनी के नाम पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? नमक, NaCl। तो NaCl निकाल लीजिए फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट पतला होने लगेगा। तो यहां पर हमने क्या निकाल दिया? NaCl। NaCl निकलता जाएगा, फिल्ट्रेट पतला होता जाएगा। NaCl निकलता जाएगा, फिल्ट्रेट पतला होता जाएगा। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये नाटक किया क्यों? 300 से 1200 किया, 1200 से 300 किया, अरे सीधे जोड़ दो, बात खत्म। जब 300 वापस करना ही तो इतना चौराहेबाजी करने की क्या जरूरत है? आ रहा होगा ना मन में सवाल? रुको अभी, रुको, सब्र करो। अब फिल्ट्रेट आगे बढ़ा, उसका आंसर बिल्कुल लास्ट में आएगा। अब फिल्ट्रेट कहां पर आया? कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो इस समय फिल्ट्रेट की घनत्व कितनी है? 300 मिलिओस्मोल पर लीटर। अब फिल्ट्रेट जब नीचे जाएगा तो वो वापस 300 से किधर जा रहा है? 1200। अब गाढ़ा करना है फिल्ट्रेट, गाढ़ा करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारा पानी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। H2O बहुत सारा यहां पर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। और जब H2O बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जब फिल्ट्रेट यहां पर पहुंचेगा, स्टार्ट में कितना था? 300, और यहां पर कितना हो गया? 1200। मतलब जो यूरिन यहां पर बनी वो फिल्ट्रेट से कितने गुने गाढ़ी थी? 4 गुना गाढ़ी थी। एकदम क्लियर है वाली बात? ठीक, अभी उसका आंसर आएगा ये काहे घुमाया। पहले ये समझ गए कि पेशाब कितने गुने गाढ़ी बन गई काउंटर करंट की मदद से? 4 गुना। ये बात एकदम क्लियर हो गई? ठीक है, आप सुनो मेरी बात। पहले नीचे लाया, गाढ़ा किया, 300 से 1200, गाढ़ा करने के लिए पानी निकाल लिया, पतला करने के लिए नमक निकाल लिया। अब लेकिन फिर आपको गाढ़ा करना था क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट नीचे की तरफ गई, मेडुला में गई है। ठीक है, तो गाढ़ा करने के लिए हमने ढेर सारा यहां पर लार्ज अमाउंट में क्या निकाल लिया? पानी। अब जो पेशाब बनी है वो आपकी 4 गुना गाढ़ी बनी है इनिशियल फिल्ट्रेट की तुलना में। तो ये बात अपन को एकदम क्लियर हो गई। अब अगर ये बात एकदम क्लियर है तो मैं अपनी आखिरी बातें करना शुरू करूं। कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं, सोचो कितनी सरलता से सीख रहे हो ना, काउंटर करंट, वो भी। बताओ बेटा, बच्चों कमेंट कीजिए। सब लोग बेटा कमेंट कीजिए। यार 30 सेकंड के लिए रुक के सभी लोग चले जाओ यार, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो बेटा, इसे व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो। अब समझ में आया ऑनलाइन इसे क्यों कराया? R3 बैच। अब समझ में आया बेटा? वो जो 33-34 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, और ये क्लास में हुआ था 2 घंटे में। ओके लूसीफर बेटा, और कमेंट कीजिए सब लोग, एक बार जाके बेटा स्टेटस लगा लो अपने अपने। सोहेल ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जानना है तो मैं बता देता हूँ। वहां पर एक्चुअली में सोहेल NaCl Na+Cl- चैनल्स नहीं पाए जाते उन सेल्स में, दैट्स व्हाई इम्परमिएबल है। और डिसेंडिंग वाला इसलिए, असेंडिंग वाला पानी के लिए इसलिए इम्परमिएबल है क्योंकि वहां पर एक्वापोरेंस नहीं होते, पर इस सिलेबस में नहीं है। ओके, F1 वाले भी हैं, गुड। नहीं, कलेक्टिंग डक्ट से सत्यम NaCl नहीं जा सकते क्योंकि सोडियम और क्लोराइड चैनल नहीं होता है।
चलिए स्टेटस लगा लिया, चलिए शुरू करते हैं अब आगे। लूसीफर मेरा नंबर मैं नंबर लिख दे रहा हूं, इस पे व्हाट्सएप करो। ओके राहुल कुमार, चलिए आइए अब आगे सीखते हैं। अब समझिएगा, यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार NaCl अगर निकलेगा तो यहां पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, जो 300 से 1200 है क्या पता बढ़कर 300 से 1800 हो जाए, और कोई भी चीज हमारी बॉडी में ना जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ना जरूरत से कम। तो यहां पर जो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि नमक लगातार निकल रहा है भाई, नमक लगातार, बेटा अभिषेक दरवाजा बंद कर दो, यहां पर नमक लगातार निकल रहा है, और नमक लगातार निकलने की वजह से यहां पर घनत्व बढ़ रहा होगा, और लगातार घनत्व बढ़ रहा होगा तो ये अच्छी बात तो है नहीं। इस वजह से जो NaCl यहां पर निकाला, किसने निकाला? असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप में। पहले मुझे लिखने दो बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl कहां से कहां हो रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप। ठीक, ये नमक चला जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। फिर सुनना मेरी बात, पहले सुन लो फिर समझ जाओगे। ये नमक चला जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। यहां तक बात क्लियर है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप से नमक निकला, और ये नमक किस में चला जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। भाई वासा रेक्टा कैपिलरी है, तो कैपिलरी से तो कुछ भी ब्लड के अंदर जा सकता है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा अब इस नमक को लेकर जाएगी खून के माध्यम से, और थोड़ा बहुत नमक यहां छोड़ देगी। इसलिए छोड़ देगी ताकि यहां का घनत्व तो मेंटेन रहे 300 से 1200, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ये नमक लेकर बॉडी में निकल जाएगी। ठीक, समझना, नमक निकला असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, सॉरी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से। नमक निकला असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से, गया किसमें? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा थोड़ा मोड़ा नमक यहां छोड़कर ताकि घनत्व यहां का मेंटेन रखे, बाकी नमक लेकर निकल जाएगी। तो नमक का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हुआ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप से नमक निकला, NaCl निकला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में गया, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा थोड़ा बहुत नमक छोड़कर बाकी बचा हुआ नमक कहां लेकर चली जाएगी? बॉडी में। ये बात एकदम क्लियर है? अब समझो, अगर ये थोड़ा मोड़ा नमक यहां पर नहीं छोड़ेगी तो घनत्व मेंटेन नहीं होगा, और घनत्व मेंटेन नहीं होगा 300 से 1200, तो कलेक्टिंग डक्ट पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से पानी क्यों एब्जॉर्ब हुआ था? क्योंकि मेडुला का घनत्व था 300 से 1200। समझना मेरी बात। अब जो नमक यहां पर लिया इस ब्लड के पाइप ने, वो यहां पर थोड़ा बहुत छोड़ दिया ताकि 300 से 1200 मेंटेन रहे। एकदम क्लियर है बात? तो नमक को यहां पर थोड़ा बहुत छोड़ना जरूरी है, तभी ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 बनी रहेगी, और 300 से 1200 ऑस्मोलैरिटी बनी रहेगी तभी कलेक्टिंग डक्ट से क्या एब्जॉर्ब होगा? पानी। अब अगर मान लो पूरी की ऑस्मोलैरिटी 300 है तो कलेक्टिंग डक्ट पानी एब्जॉर्ब भी क्यों करेगा भाई? क्योंकि फिल्ट्रेट का भी 300 है, तो नीचे आते वक्त फिल्ट्रेट पानी क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि अगल बगल का जो इंटरस्टिशियम है, खाली जगह है, वहां का कंसंट्रेशन 300 से 1200 है। 300 से 1200 मेंटेन करने के लिए यहां पर क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? नमक। जो फिल्ट्रेट ने निकाला उसे ब्लड ने लिया, और थोड़ा बहुत यहां छोड़कर बॉडी में चला गया नमक। ठीक, अब दूसरी बात सुनना, अगर हेनले लूप और वासा रेक्टा नजदीक नजदीक ना हो, ठीक, अभिषेक ये रहा, इस स्टाइलर को पकड़ना, पकड़ो बेटा। क्या तुम दूर से इस स्टाइलर को पकड़ सकते थे? नहीं। अगर मैं कुछ दे रहा हूं और तुम कुछ ले रहे हो तो आपके पास आना पड़ेगा, तो मेरे पास आना पड़ेगा। जाओ यहां से, आओ। अब मेरी बात सुनो, देखो भैया अभिषेक भैया आप समझ गए, मैथ से हो ना, क्या आर्ट से हो? अच्छा मैथ से हो, ठीक। अब इसका मतलब इन दोनों का, आजकल का ग्रेजुएशन मुझे पता कैसे होता है, इन दोनों का नजदीक होना जरूरी है, तभी नमक ये ले पाएगा, और जब लेगा नहीं तो फिर यहां देगा कैसे? लॉजिकल बात, क्लियर? तो बेटा कंसंट्रेशन का डिफरेंस 300 से 1200 बनाने के लिए हेनले लूप और वासा रेक्टा का नजदीक होना जरूरी है। तो मैं इस पॉइंट को लिखूंगा भैया, मैं तो लिखूंगा चाहे कुछ हो जाए। टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दो चीजें होंगी, एक अभी आपको बताई, एक अभी बताऊंगा।
पहला प्रॉक्सिमिटी, नजदीक होने चाहिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक होना, बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, ये दोनों नजदीक होने चाहिए। दूसरा, अगर मान लो इनके बीच अपोजिट धार ना चल रही होती, मतलब फिल्ट्रेट ऊपर ना जा रहा होता, ब्लड नीचे ना आ रहा होता, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, नहीं समझे मेरी बात? जैसे फिल्ट्रेट देखो नीचे आ रहा है और ब्लड की धार किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो बेटा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो देखो क्या होता, तो कोई मतलब ही ना होता। इधर देखो, हेनले लूप, ये हो गई आपकी हेनले लूप, ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक। और मान लीजिए ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, और मान लीजिए काउंटर करंट ना होता, मतलब ब्लड का जो पाइप इधर से आया था वो इधर से ना आकर ब्लड का पाइप इधर से आया होता। अब काउंटर करंट नहीं दिखेगी आपको ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में, ठीक। तो जो नमक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप निकालता, वो डिसेंडिंग, वो ये वासा रेक्टा लेता और ये नमक लेकर बॉडी में चला जाता। यहां पर उसे देने का मौका मिलता ही नहीं, जो नमक निकलता वो ये लेता और लेके निकल जाता। इस वजह से अपोजिट धार होना जरूरी है। अपोजिट धार होने से क्या क्या फायदा होता है कि ब्लड पूरा घूम के जाएगा, और जब घूम के जाएगा तो आते वक्त नमक लेगा, जाते वक्त देके चला जाएगा। तो बेटा 300 से 1200 कंसंट्रेशन का अंतर दो वजह से बना, क्योंकि हेनले लूप वासा रेक्टा नजदीक है। दूसरा, काउंटर करंट बिटवीन देम, इनके बीच में क्या चल रही है, काउंटर करंट बिटवीन देम। नहीं चलेगी तो ब्लड लेके निकल जाएगा। ऐसे क्या, ब्लड ले रहा है फिर घूम के जा रहा है, घूम के जाने के चक्कर में नमक थोड़ा बहुत दे रहा है। और बेटा 1200 का कंसंट्रेशन का डिफरेंस, 1200 का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, अकेले NaCl नहीं बना पाता। इस वजह से कहते हैं यहां पर NaCl के साथ एक और सल्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिया। यूरिया हमें पता है हमारे पेशाब में होता है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलता है, ठीक। NaCl तो कर ही रहा है, पूछेगा कौन सल्यूट है जो 300 से 1200 बनवा रहे हैं? दो सल्यूट है, एक NaCl एक यूरिया। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है, और भाई लगातार निकलेगा तो घनत्व तो 1200 से ज्यादा हो जाएगा, और 1200 से ज्यादा घनत्व तो होना नहीं है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, यूरिया को, जब यूरिया यहां पर ज्यादा होने लगती है और घनत्व वहां मान लीजिए 1210 हो गया, तो यूरिया वापस चली जाती है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में। थिन ना कि थिक, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में। नमक निकला कलेक्टिंग डक्ट से, ताकि यहां का कंसंट्रेशन 1200 बना रहे, लेकिन 1200 से बढ़ के 1210 हो गया, तो अब क्या करें, अब थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इस नमक को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक। और इस तरीके से हमारा यूरिया, अब हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया। यूरिया का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, यूरिया का ट्रांसपोर्ट सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट से निकली यूरिया, कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कहां गई, इंटरस्टिशियम में, खाली जगह में। जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो ये गई थिन सेगमेंट, याद रखना थिक नहीं बेटा, थिन, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, वापस फिल्ट्रेट में चली गई। पूछेगा कौन से दो सल्यूट हैं जो मदद करा रहा है आपका कंसंट्रेशन बनाने में, टू मेंटेन कंसंट्रेशन डिफरेंस। दो सल्यूट का नाम है, वन इज NaCl, अनदर इज यूरिया, ठीक। अगर आप रेगिस्तान में, अगर कोई जानवर है वो रेगिस्तान में रहता है, तो वो यूरिन के माध्यम से पानी बर्बाद करना चाहेगा। हम तो 4 गुनी गाड़ी बनाते हैं, कुछ जानवर होते हैं 16-16 गुनी गाड़ी बनाते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें पानी बचाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक आपका कंगारू रैट है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम हेनले लूप और लंबी कर देंगे। जब हेनले लूप और लंबी कर दोगे तो 1200 से बढ़ के कितना हो जाएगा, मान लो 1200 से बढ़ के मान लो 3000 हो गया। अरे जितना अंदर जाओगे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब तो कलेक्टिंग डक्ट कितना एब्जॉर्ब करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में जब जब पेशाब नीचे आएगी तो 3000 मिलियोस्मोल की होगी। शुरुआत कितने से था, 300 से, कितना गुना गाढ़ी बन गई यूरिन, 10 गुना। तो अब इधर देखो, मैं इस पॉइंट को लिखूंगा, इन डेजर्ट एनिमल हेनले लूप HL लॉन्ग, ठीक है, HL लॉन्ग। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, अंतर ज्यादा, तो जो यूरिन बनेगी, यूरिन कंसंट्रेशन ज्यादा,
एंड ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, ओवर एंड आउट, कुछ था ही नहीं काउंटर करंट में। अब बताइए काउंटर करंट में क्या कठिन था। अब मैं 5 सवाल बोल रहा हूं, 6ठा सवाल नहीं पूछेगा, कहानी चाहे जितनी पढ़ लो। काउंटर करंट किस में चलती है? सिर्फ मैमल्स में चलती है। दूसरा, काउंटर करंट के माध्यम से क्या होता है? यूरिन 300 से 1200 अर्थात 4 गुनी गाढ़ी बन जाती है। काउंटर करंट में कौन से 2 सल्यूट हैं? NaCl और यूरिया। इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक। चौथा सवाल, ट्रांसपोर्ट पूछेगा NaCl और यूरिया का। आपको पता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप से यूरिया नमक निकला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा थोड़ा मोड़ा नमक छोड़ते हुए निकल गई। और यूरिया का पूछेगा तो कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम से थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप। पांचवा और आखिरी सवाल, ये ग्रेडियंट 300 से 1200 बनाने के लिए क्या 2 चीजें जरूरी है? प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, ताकि नमक का आदान प्रदान हो सके, और इनके बीच चलने वाला काउंटर करंट। एंड ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। करेक्ट। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये क्लियर हो गया हो। मैं कमेंट सेक्शन में आ रहा हूं। बच्चों मन से बताइएगा कैसा लगा, मतलब एकदम सीख गए?